गुड मॉर्निंग। कल की क्लास जो हुई थी हमारी, कल बताए थे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस समय आप पढ़ रहे हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और ये आपके फर्स्ट पेपर की लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट का दूसरा पार्ट, एक बहुत छोटा सा पार्ट बच रहा है। इसके बाद हाईली 6 से 7 लेक्चर्स होंगे जिसमें आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके शुरू हो रहे हैं 7 तारीख से। ये सूचना आपके पास पहुंच चुकी है, भेजी जा चुकी है, स्कीम भी भेजी जा चुकी है, और ये भी बताया जा चुका है कि वितरण, कापियों का वितरण विद्यालय में हो रहा है, विद्यालय में शुरू हो रहा है, और आपको दूरभाष के माध्यम से सीधे भी बताया गया है। फिर एक बार बताना चाहेंगे, विद्यालय में कापियों का वितरण शुरू है। समय से आप कापियाँ ले लें। पेपर आपको उसी दिन ऑनलाइन व्यवस्था से आप तक पहुँचाया जाएगा। अगर किसी के पास ऐसी कोई समस्या है तो बाई फोन के द्वारा किसी भी तरीके से या निजी संपर्क करके, अगर आपको ऑनलाइन कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो विद्यालय की जिम्मेदारी है, आपको ऑफलाइन पेपर भी दिया जाएगा। पेपर आपका होना निश्चित है, 7 तारीख से डेट है, स्कीम आप तक पहुंच चुकी है। उम्मीद आशा है कि आप बढ़िया सी तैयारी भी कर रहे होंगे, बढ़िया तैयारी करनी भी चाहिए। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक है हमारे पास एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो हम बता चुके हैं इसके पहले, और बताया था कि एक पूर्ण साइकिल के लिए एसी का मान 0 होता है, परंतु आधी साइकिल के लिए एसी का मान 0 नहीं होता। इसके लिए हमने सूत्र फाइंड किया था और बहुत बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश भी की। ठीक है, आज आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और डिफाइन इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत आसान तरीका है, केवल आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए, यहीं से आपको डेफिनेशंस इसकी निकल के बहुत आसानी से निकल आएगी। देखिए, जैसे प्रत्यावर्ती धारा आई हो गई के वर्ग, ये वर्ग हो गया, के माध्य या औसत, ये माध्य या औसत हो गया, के वर्गमूल, ये वर्गमूल हो गया, को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। जैसा आपने इसमें लिखा है लेटर्स में, आपको उसी को शब्दों में कह देना है। प्रत्यावर्ती धारा आई है, के वर्ग, ये वर्ग लगा हुआ है, के औसत, ये औसत लगा हुआ है, औसत मान, के वर्गमूल, ये वर्गमूल लगा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, के औसत मान, के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आईआरएमएस कहा जाता है। रूट आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी आईआरएमएस। कहीं जाना नहीं है आपको, कहीं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। अगर आपने इसको लिखा है तो जैसा लिखा है वैसा बोल दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आईआरएमएस कहते हैं। इसी के लिए सूत्र एक बहुत अच्छा सा फाइंड करना है आपको। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मैथ लगी हुई है, बायोलॉजी के बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको आए ही नहीं। प्रयास करेंगे तो मैथ के स्टूडेंट ज़रा जल्दी समझेंगे, बायोलॉजी वालों के लिए एक बार और पढ़ना पड़ेगा दोबारा। ये स्टेप आपको याद करना है। आई स्क्वायर बार हम पहले निकालने जा रहे हैं। आई स्क्वायर बार इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 up to 2t,
इसे कहा जाता है लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन का निशान है, इसे कहा जाता है लोअर लिमिट और इसे कहा जाता है अपर लिमिट। फाइनल के बच्चे मतलब मैथ के बच्चे, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि लगभग वो इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, ना पढ़ चुके होंगे तो करीब होंगे, बता रहे होंगे इसको सब। तो ये इंटीग्रेशन का निशान है और ये लोअर लिमिट कही जाती है, ये अपर लिमिट कही जाती है। मैथ की बड़ी शुद्ध भाषा है, बायोलॉजी वालों के लिए जरूर थोड़ी दिक्कत होगी। आई स्क्वायर डी टी, अब चूंकि पीछे हमने समीकरण बताया था प्रत्यावर्ती धारा के लिए I = I नॉट साइन ओमेगा टी तथा टी आवर्तकाल है 2π/ओमेगा, पीछे सूत्र हो चुके हैं। इन्हीं को पुट करवाना है आपको यहाँ पर। I² बार 1/t की जगह लिखा 2π/ओमेगा, 1/t की जगह लिखा 2π/ओमेगा, यहाँ लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2π/ओमेगा और I² है यहाँ तो I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा बटे 2π और यहाँ से I0², इसका इंटीग्रेशन नहीं होना, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले आइए इंटीग्रेशन के, तो I0² को बाहर लेके आए, ये है 0 अप टू 2π/ओमेगा, यहाँ शेष बच गया आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। dt का मतलब है t के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। एक सूत्र पढ़े होंगे, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस, या हाई स्कूल स्तर पर ही सूत्र पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a = 1 माइनस cos 2a, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos 2a बटे 2, ठीक है। साइन स्क्वायर a, अगर a की जगह हम यहाँ ओमेगा टी रख दें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। ये साइन को चेंज किया है सूत्र के द्वारा, इस सूत्र का इस्तेमाल किया है यहाँ हमने, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस cos 2 ओमेगा 2 बटे 2, इस सूत्र से लेकर के ये वैल्यू आए हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा 2 बटे 2, ठीक है। ये बटे में 2 है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी बाहर लेके चले आए तो ओमेगा बटे 2π I0² और ये 2 इधर निकल के आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, 0 अप टू 2π/ओमेगा और यहाँ बच रहा है आपके पास 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये 2 चूंकि बाहर निकल आया है, dt बचा। यहाँ पर ये जरूर थोड़ा से 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन करना बायोलॉजी के बस में तो नहीं है, बायोलॉजी वाले तो जानते नहीं, तो उनके लिए तो एक ही रास्ता बचता है, आप इस स्टेप को लर्न कीजिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, किसी तरीके से आप उसको कर नहीं सकते। तो बायोलॉजी वाले तो लर्न करें, अब मैथ वाले इसकी प्रैक्टिस करें। 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी का टी के सापेक्ष आप समाकलन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू मैथ, जैसे आप लगाते हैं क्वेश्चंस मैथ में तो उसको कर लीजिए आप। जब उसको हल करके आएंगे तो वैल्यू आएगी 1 का, तो बड़ा आसान है, टी के सापेक्ष करेंगे तो टी हो जाएगा। और यहाँ भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से यहाँ भी कर लेंगे। तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, तो ये इंटीग्रेशन किया गया, ये लिमिट्स लगाई गई है 0 अप टू 2π/ओमेगा। ये इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है, अगर कहा जाए कि पहला नहीं तो सेकंड स्टेप में ऐसे सवाल आते हैं तो आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे इसको। लिमिट यहाँ पर जरूर हमने थोड़ा डायरेक्ट लगा दी है, अगर लिमिट खोलेंगे तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे दोनों स्टेप में, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद अगले ब्रैकेट में फिर लोअर लिमिट लगाएंगे और उसको जब हल करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 2π/ओमेगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैथ के स्टूडेंट इसको डायरेक्ट मत लिखें, डायरेक्ट इसलिए मैंने लिखा है ताकि बायोलॉजी का लड़का ज़्यादा परेशान ना हो और वो इसको आसानी से लर्न कर सके।
अगर इन्हीं को हम 3 स्टेप बढ़ा देंगे तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। तो यहाँ पर लिमिट खोली गई है, तो ये आया है 2 पाई बाई ओमेगा, इधर का लिखा है ओमेगा बटे 2 पाई आई नॉट स्क्वायर बटे 2, ओमेगा से ओमेगा निकला, 2 पाई से 2 पाई, और शेष बच गया हमारे पास आई नॉट स्क्वायर बटे 2। दोनों पक्षों में ये वैल्यू हम लेके आए थे, निकाल रहे थे आई स्क्वायर बार की, दोनों पक्षों में अपनी तरफ से रूट लगाया, और जब रूट लगाया तो ये बन गया, ये जो हमने सबसे पहले समझाया है IRMS, ठीक है। और इधर बचा आपका, जब रूट ले लेंगे तो इसका हो गया आई नॉट, नीचे रूट 2 लगा हुआ है। बेसिक फार्मूला, अच्छा फार्मूला, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला, सूत्र तो आपका ये निकल आया IRMS बराबर आई रूट बटे अंडर रूट 2 आई नॉट बटे अंडर रूट 2। अगर इस अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दें आई नॉट बटे रूट 2, ठीक है। अब ये हल करने का अपना तरीका है, हमको तो ये अच्छा लगता है ऊपर नीचे इसका गुणा करके, ठीक है। तो मुझे लगता है आसान है, मेरी मैथ के हिसाब से तो ये इजी रहता है, क्योंकि अगर दशमलव का कहीं पर गुणा किया जाता है तो ये बहुत कठिन नहीं है। दशमलव का यदि भाग करते हैं तो वो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो ये हुआ आई नॉट, और इसको रख दीजिए 1.414, ये वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से जब भाग करेंगे तो 707। इस तरीके से कैलकुलेट करके आप इस सूत्र को भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, IRMS इक्वल टू आई नॉट बटे रूट 2। चाहे तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, या फिर 0.707 आई नॉट, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरीके से IRMS निकाला जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, उसी तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी निकाला जाता है, ठीक है। जैसे धारा के लिए सूत्र है, उसी तरीके से ये सूत्र वोल्टेज के लिए भी होता है, और वोल्टेज के लिए सूत्र है VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इक्वल टू V नॉट बटे रूट 2, या फिर इसको भी लिख सकते हो 0.707 V नॉट, ठीक है। दोनों सूत्रों से सवाल आते हैं, आप इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, वही प्रक्रिया इसको बराबर, इसको बराबर कर सकते हैं। तो जैसी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो आंकिक सवालों में, तो आप उस तरीके का सूत्र इस्तेमाल कीजिए। ये वोल्टेज के लिए भी होता है और धारा के लिए भी होता है। तो ये था वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है और उसके लिए सूत्र क्या होता है। अब आगे पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ सर्किट होते हैं, मेनी काइंड्स, ठीक है। कुछ सर्किटों में धारा का मान पहले बढ़ता है, इसके बाद वोल्टेज का मान बढ़ता है। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें वोल्टेज और धारा साथ साथ बढ़ते हैं। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज और धारा के मान साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं, और इसी में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था यही बताने के लिए। ऐसे सर्किट में जिसमें केवल प्रतिरोध होता है, और भी ध्यान रखिए इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा सर्किट नहीं है जो प्रतिरोधहीन हो। हालांकि माना जाता है, ऐसे सर्किट की कल्पना की जाती है कि ये प्रतिरोध रहित हैं, लेकिन प्रतिरोध रहित कोई सर्किट होता ही नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों की बढ़िया मजबूत अच्छी जानकारी सबको देंगे, ठीक है। वीडियो पे बने रहिएगा, रोज क्लास अटेंड कीजिएगा। हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, उनकी अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिएगा। आपका बोर्ड का एक पूर्वाभ्यास हो जाता है, पहले का अभ्यास पूर्वाभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद।